Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 2 of exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे जिसमें सारी इक्वेशंस गिवन थी और आपको ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में भी इक्वेशन गिवन है। क्या स्टेटमेंट है इसकी? सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24. Hence find the value of the m for which y = mx + 3. यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में पहले तो दो इक्वेशन दी गई हैं। पहले आप इनको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक्स एंड वाई, उनकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? ये भी ध्यान रखना, जितने आपको अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है ना, उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे आपके पास एक्स और वाई दो वैल्यू निकालनी है तो उससे रिलेटेड हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, आगे सीनियर क्लासेस में आपको 3 इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ सकती हैं, तो 3 वेरिएबल होने चाहिए। जैसे एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो उससे रिलेटेड ऐसी 3 इक्वेशन होनी चाहिए। वो आगे आप सीनियर में पढ़ोगे, लेकिन इस टाइम हमारे पास ओनली 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, तो इक्वेशन भी 2 ही चाहिए। इसके बाद एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद आपको m की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आप इस जो y = mx + c इस इक्वेशन को यूटिलाइज करोगे। तो हमारे पास पहले है एक्स वाई को इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन राइट करते हैं। 2x + 3y = 11। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही पहले वैल्यू राइट कर लेते हैं, बाद में हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। हमने स्टार्टिंग x से की हुई है, तो x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर x वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखो एंड रिमेनिंग टर्म राइट साइड पे आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x 11 - 3y / 2, इसको हम थर्ड नंबर देते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे अपनी। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 2x - 4y = -24। x के रिप्लेस में वैल्यू रखेंगे तो आपके पास जो आगे कांस्टेंट टर्म है उसे आप क्या करोगे, बाहर एज इट इज़ रखोगे। x की वैल्यू आपके पास क्या है, 11 - 3y / 2 - 4y = -24। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारे पास। 11 - 3y - 4y = -24 कितना आया, 11 - 7y = -24। 11 -7y आएगा, -7y। y वाली टर्म आपने एक साइड रखनी है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाओ। -7y = -35। ये कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई, 35/7 कितना आया, 5 आ गया। y 5 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ स्पेस है हमारे पास, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपने इसी थर्ड इक्वेशन पे आना है। फ्रॉम थर्ड x = 11 - 3y / 2। 11 - y के रिप्लेस में 5 रखोगे / 2। 11 - 15 / 2 -4/2 दैट इज़ कितना आया, -2। x कितना आ गया, -2। x हमारे पास -2 आ चुका है, y कितना आ चुका है, 5। तो ये देखो आपकी ये वैल्यूज जो हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करेंगी। क्लियर? यहाँ वेरीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जब बोला जाएगा तो करोगे। वैसे आप अपने आंसर को चेक करने के लिए रफ कैलकुलेशन में कर सकते हो। जैसे मैं x के रिप्लेस में -2 रखूँ, -4 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, y के रिप्लेस में 5 रखेंगे, 15 आ जाएगा। 5 3 = 15, 15 में से 4 गए, 11 आ गया। क्लियर?
हम अपने आंसर को खुद ही चेक कर सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग आपको क्लियर ही है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, वो हमने निकाल दी। इसके बाद हम आते हैं एम की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ लिखा हुआ ना सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन का मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालो, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है जो लास्ट में गिवन है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ पर आपने x और y दोनों की वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। y की वैल्यू 5 है एंड x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। 5 में 3 गया, 2 इज इक्वल टू -2m। 2 बाय में -2 इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर क्या है, -1 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी आई है, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बड़े केयरफुली करना है, इसको ध्यान से करना है। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट है। इसमें आपको इक्वेशन भी फॉर्म करनी है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सोल्व देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा कुछ नहीं लिखा था कौन से मेथड से हमने सॉल्व करना है, और वो आपके ऊपर आगे जैसे हम और मेथड भी सीखेंगे आप उनसे भी कर सकते हो, लेकिन जब मेंशन किया गया उसी मेथड से ही करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन आपने कैसे बनानी है, ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, मतलब वर्डिंग आपको गिवन है, पहले आप इक्वेशन सॉल्व करो एंड देन सोल्व। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट किए, सेकंड क्वेश्चन किया, सब में इक्वेशन गिवन थी। लेकिन अब जो हम थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन सॉल्व। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट को आपको हो सकता है 2-3 टाइम पढ़ना पड़े। मान लो आपको 1 टाइम नहीं समझ आ रही, बार बार पढ़ो, आपको अच्छे से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा। हाँ जी। द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज़ 26 एंड द 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो गिवन कंडीशन देखो, 2 आपको इक्वेशन बनानी है ना यहाँ पर। क्लियर। तो आपको 2 कंडीशन देंगे। फर्स्ट कंडीशन से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन मिलेगी। तो इन 2 कंडीशंस को आपने अच्छे से समझना है। हाँ जी। तो क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसने फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 2 नंबर्स हैं, उनके बिटवीन का डिफरेंस 26 है, और साथ में दे रहा है 1 नंबर जो है ना, उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। दैट मीन्स एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। दैट मीन्स यहाँ पर ये बात आ जाती है कि एक नंबर नेचुरली ग्रेटर होगा, दूसरा क्या होगा, स्मॉलर होगा। और ऊपर फर्स्ट लाइन में भी जब डिफरेंस शो हो रहा है तो डिफरेंस करने के लिए भी तो लार्जर स्मॉलर चाहिए ना। तो यही चीज़ आपको माइंड में खुद ही क्लियर हो जाती है कि हमें लार्जर स्मॉलर नंबर लेना है। हम सपोज कर लेते हैं लेट लार्जर नंबर, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम सेकंड कंडीशन को तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे सेकंड कंडीशन वाली इक्वेशन पहले बना के दिखा दो, ये बाद में बना के दिखा दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई डिपेंडेंट नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट कुछ टर्म्स में होता है, डिपेंड होता है कि पहले हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, पहले इक्वेशन कौन सी बनानी चाहिए। ठीक है। तो लेट लार्जर नंबर हम राइट करेंगे। कई बार टीचर लिखवा देते हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। देखो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिखने से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमें किसको लार्जर करें। हमें ये तो नहीं पता ना फर्स्ट वाला ग्रेटर है कि सेकंड वाला ग्रेटर है। इक्वेशन को सही फॉर्म देने के लिए लार्जर स्मॉलर लिखोगे। लेट लार्जर नंबर ले रहे हैं एक्स, अब हमें नहीं पता वो फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, एंड स्मॉलर नंबर क्या है, वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, दोनों का डिफरेंस 26 है। तो नेचुरली जब डिफरेंस करोगे, डिफरेंस का मतलब माइनस करोगे, लार्जर में से स्मॉलर माइनस करोगे ना, तो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लार्जर माइनस स्मॉलर करो, x माइनस वाई होना चाहिए इज इक्वल टू 26।
या आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर। वन नंबर, एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे के, तो कौन सा लार्जर नंबर ही तो होगा स्मॉलर के। तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप कई बच्चे उल्टा लिख जाएंगे, गलत होगा। इस नंबर को इसके 3 टाइम्स के इक्वल रखोगे, x इज इक्वल टू 3y। ये आगे सेकंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। लार्जर नंबर ही होगा स्मॉलर का 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा कि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे थे, सेकंड में पुट कर रहे थे, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट से ही वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमारी वैल्यू सेकंड से निकल रही है, तो सेकंड से हमने x की वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू निकली हुई है, इसी वैल्यू का फर्स्ट में यूज़ कर लो। मतलब दोनों में से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, दूसरी में पुट करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू भी निकली हुई है, कोई थर्ड इक्वेशन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी है 3y, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 2y इज इक्वल टू 26। y की वैल्यू कितनी आई 26 बाय में 2, y कितना आ गया 13 आ गया। अब y की वैल्यू आ गई तो x की भी निकालनी बनती है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अब हमने थर्ड नहीं बनाई, तो जो इक्वेशन है आपने वही लिखनी है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। देखो इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का फॉर्मेट ये होता है, ई क्यू लिख दो, ऊपर पावर जैसा एन लगा दो, क्लियर। कंप्लीट स्पेलिंग आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 13, 13 3 ज़ा 39। x की वैल्यू कितनी आई 39, y की वैल्यू कितनी है 13 है। तो x और y दोनों आ चुके हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू 13 है। देखो सेम क्वेश्चन ना यही 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा, तो इसके लिए हमें ट्रिक अपनाना पड़ता है। जैसे ये कह रहा है स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला जा रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो जो y 39 जो है इसका 3 टाइम्स है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ गया। और दोनों का डिफरेंस, दोनों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 26। तो आपको उस केस में ना 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, तो आपने वो देखना दोनों ऑप्शन जो है गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो ऐसे हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन बिना सोल्व किए ही आंसर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यही सेम क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आ जाते हैं। तो ध्यान से करना है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जो बच्चे स्टेटमेंट अच्छे से समझ के पढ़ते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं, पहले स्टेटमेंट क्लियर करें। द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखो जो कहता है सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें जो लार्जर है, the larger of the 2 supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, then find them। कहता है जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स में वो एक्सीड है। एक्सीड का मतलब क्या होता है ग्रेटर, स्मॉल कितना ग्रेटर है, एक्सीड्स दी स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, मतलब ग्रेटर है वो स्मॉलर एंगल से कितना 18 डिग्री, फाइंड देम। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम दोनों एंगल्स का क्या हो 180 डिग्री हो, क्लियर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लू टाइप में लिख रही हूँ, क्योंकि एंगल्स सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, किसमें, इन सप्लीमेंट्री, क्योंकि यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे जब एंगल्स का कोई कंसेप्ट आएगा। वैसे तो आप पढ़ ही चुके हो, कहीं ना कहीं 6th 7th 8th में आया होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स हम कितना होना चाहिए 180, आपको याद रहे, ये थोड़ा सा क्लू लिख दिया। अब मुझे ऐसे 2 एंगल्स लेने हैं,
मैं एंगल्स के नेम एक्स वाई से भी डिनोट कर सकती हूँ, ए बी से भी डिनोट कर सकती हूँ। अब लार्जर स्मॉलर की बात यहाँ तो इसने क्लियर कट लिख दी, लार्जर ऑफ द टू एंगल, तो हमें लिखना पड़ेगा लेट लार्जर एंगल, किसको नेम दे रहे हो, लेट लार्जर एंगल वी टेक एक्स। सॉल्यूशन, लेट लार्जर एंगल कितना है x, स्मॉलर एंगल y। अब पहली कंडीशन देखो, सप्लीमेंट्री इसने कह दिया ना एंगल, तो समझ जाओ पहली कंडीशन यही है, क्योंकि आपको बताना है कि दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही बन गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कभी बच्चे सोच लेते हैं फर्स्ट कंडीशन तो हमें गिवन ही नहीं है, तो इसी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसने यहीं पर ही कंडीशन क्लियर कर दी, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह दिया। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, और वो दोनों एंगल क्लियर कट है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और लार्जर स्मॉलर मैंने लिखा है, ठीक है, वो लिखना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है ना आपकी कि लार्जर एंगल जो है वो एक्सीड है स्मॉलर से कितना, 18 डिग्री। लार्जर एंगल को हमने क्या लिया एक्स, वो स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड है, 18 डिग्री। अब देखो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्या कहता है, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। उसमें हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, किसी एक इक्वेशन चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन में तो ऑलरेडी निकली हुई है, उसको यूटिलाइज कर लो फर्स्ट में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट से निकालनी है, उसको सेकंड में पुट करनी है। क्लियर, यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन से वैल्यू मिल रही है, उसको फर्स्ट में पुट करोगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18। तो आपने क्या करना है, x के रिप्लेस में वैल्यू रखनी है y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y प्लस वाई कितना हुआ, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, ट्वाइस y, इतना तो आपको पता ही है। अब इसको सोल्व कैसे करना चाहिए, ऐसी इक्वेशन 6 क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं। 180 में से 18 लेस करोगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचेगा बस 7, 7 में से 1 गए 6, 162 आया। क्लियर, y की वैल्यू निकाल दो, 162 बाय में 2 कितना आएगा, ये 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, y की वैल्यू 81 आ चुकी है। अब हम चलते हैं x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू तो आपको पता ही है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, इजीली निकल आएगी। वैसे फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, लेकिन आपने देखना मुझे अगर जल्दी से रिस्पॉन्स किसी और इक्वेशन से मिल रहा है तो उसी से आपने रिजल्ट निकालना। x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, सेकेंड इक्वेशन यहाँ मेंशन कर दिया करो, चेक करने वाले को प्रॉब्लम नहीं होती। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y की वैल्यू कितनी आई है, 81 प्लस 18, तो कितना आएगा, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, कितना है 99। x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81। अब आप देखोगे लार्जर एंगल, उनमें लार्जर एंगल किससे, इससे 18 ग्रेटर है ना, इसमें आप 18 ऐड करके देखो, 81 में 18 ऐड करके देखो 99 आ गया। कहने का मतलब ऐसा भी कर सकते थे, x और y में डिफरेंस क्या आना चाहिए, 18 का आना चाहिए। तो x की वैल्यू 99 आई है, y की वैल्यू 81 आई है। मैंने आपको पहले ही बताया यही क्वेश्चन आपके 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपने जो आपका आंसर है ना वो ये चेक करो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों कंडीशन क्या है, दोनों का टोटल 180 आना चाहिए, और जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस, लार्जर x माइनस वाई का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 18 डिग्री आना चाहिए। क्लियर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके थर्ड पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर
₹3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. देखो यहाँ पर पहले भी इस तरह का हमने क्वेश्चन किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, वही हम सपोज कर लेते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू ₹X and cost of each ball is equal to ₹Y. अब आपने स्टेटमेंट को अच्छे से फोकस करना है. सबसे पहले उसने क्या किया, 7 बैट्स परचेज किए हैं एंड 6 बॉल्स, और दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है, 3,800. तो 1 बैट की कॉस्ट हमारे पास X है, तो 7 बैट्स की कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स 7X प्लस 6 बॉल. प्लस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दोनों की कंबाइंड कॉस्ट है. 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है, Y, एंड देन 6 बॉल्स की कितनी होगी, 6Y. 7X प्लस 6Y इज इक्वल टू 3,800. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है. सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं. लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750. अब देखो यहाँ पर भी आपको कंबाइंड कॉस्ट गिवन है 1,750. 1 बैट की कॉस्ट ₹X है. द सेम वे 3 बैट्स की कितनी होगी, 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू कितना, 1750. अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं X की. 7X प्लस 6Y इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन को मैं राइट कर रही हूँ, X की वैल्यू निकालोगे. X की वैल्यू कितनी आई है, 3,800 माइनस 6Y बाय में 7. तो यही X की इक्वेशन आपने कहाँ पुट करनी है, सेकेंड इक्वेशन में. इसको हम थर्ड का नेम दे देते हैं, क्योंकि बड़ी इक्वेशन आई है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. 7X 3X प्लस 5Y. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू 1750. X की वैल्यू पुट करो इसमें. X की रिप्लेस में वैल्यू पुट करते हैं, जो आगे कांस्टेंट है हम बाहर रखेंगे. 3,800 माइनस 6Y बाय में 7 प्लस 5Y इज इक्वल टू 1750. क्लियर. अब देखो ये टर्म आपकी कैंसिल नहीं हो रही, 3 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 38 को 3 से करो, कितना आएगा, 3 8 ज़ा 24, 2 3 3 ज़ा 9, कितना आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 11,400 माइनस नेक्स्ट क्या आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 18Y, यहाँ डिवाइड में 7 है आपके पास, प्लस 5Y इज इक्वल टू 1750. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है, चेंज होके वैल्यू पुट करने के बाद. अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं राइट है या नहीं. अब देखो मैंने 7 यहाँ लिखा, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम ले लेते हैं हम, 7 एलसीएम ले लेते हैं हम. देखो ऐसे सोल्व नहीं कर सकते जब तक आप 7 एलसीएम नहीं लोगे. 11,400 माइनस 18Y प्लस 35Y इज इक्वल टू 1750. मैंने यहाँ ओनली लेफ्ट साइड का एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास 7 आ चुका है. नेक्स्ट स्टेप में आप 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इधर से 18 में से 15 लेस करेंगे, कितना आएगा, 11,400 प्लस 15 में से 8 के 7
2 1 17y आया और इधर राइट साइड में 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 17y मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और जो भी आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके राइट, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आया 12,250। तो राइट साइड में आपके पास टर्म क्या आएगी 12,250 माइनस 11,400। अब इसमें माइनस करना आपको, माइनस करके क्या आएगा 0 में से यहाँ 0 5 आ गया, 12 में से 4 गए 8 और इधर क्या बचेगा आपके पास 850 आया। क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 850 को 17 से डिवाइड करो तो 50 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 50 आ चुकी है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम वही थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या थी x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय में 7। तो y की वैल्यू कितनी आई है -6 × 50 बाय में 7। तब हम क्या करेंगे इसको 356 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से 300 बाय में 7 आ गया तो कितना आएगा 35 बाय में 100 बाय में 7। x की वैल्यू आ चुकी है 35 बाय में 3500 बाय में 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 500 आ गया। x की वैल्यू 500 आ चुकी है और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50। तो x और y हम क्या लेके चले थे कोस्ट ऑफ 1 बैट। x क्या लेके चले थे कोस्ट ऑफ ईच बैट या 1 बैट कितना था ₹x और x की वैल्यू 500 आई है। और कोस्ट ऑफ बॉल कितनी है y, यहाँ लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू क्या था 500। कोस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50। cost of ₹1 bat is equal to ₹500, cost of ₹1 ball is equal to ₹50। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।